हेलो एंड वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म जूलॉजी गुरुकुल। मैं हूं आपकी मेंटोर और आपकी जूलॉजी की एडुकेटर सीमा शर्मा। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज, विजय सीरीज। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि अब काफी कम टाइम बचा है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, तो हम जूलॉजी वाला जो पार्ट है नीट का, तो हम उसके लिए 4 मंथ्स में सिर्फ पीवाईक्यू की एक सीरीज लेके आ रही हूँ। सिर्फ एक पीवाईक्यू की सीरीज जिसमें हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उनकी अच्छी एक्सप्लेनेशंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट ईयर से काफी रिपीट हो सकते हैं या उनका पूछने का तरीका काफी रिपीट हो रहा होगा, जो डायग्राम्स में जो बेसिक चीजें होती है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती है तोड़ मरोड़ कर, वो सब हम इस सीरीज में साथ में लेके चलेंगे। ओवरऑल इस 4 मंथ्स में अगर आपने ये सीरीज अटेंड कर ली तो फिर आपको जूलॉजी में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनटीए की अभी ये चल रही है कि वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पूछते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड पूछते हैं तो उसमें भी आपको लाइन टू लाइन पढ़ने के बावजूद आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं और वो किस लेवल के आते हैं। ठीक है, हर चैप्टर में एक अलग डिफरेंट लेवल होता है। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि अब क्या हो रहा है कि सिलेबस का एक पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे जैसे एनटीए नए नए मॉडिफिकेशंस लेके आ रही है, ऐसे भी कहा जा रहा है कि ये एग्जाम जो है वो अब ऑनलाइन बेस्ड हो सकता है 2025 में। ठीक है, और नीट में तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जेईई में उन्होंने क्या किया है कि वो चॉइस वाला जो पार्ट था, 15 में से आपको 10 क्वेश्चंस करने थे, वो उन्होंने हटा दिया है। तो काफी प्रोबेबिलिटीज है कि भाई नेक्स्ट ईयर में भी वो लोग ये चॉइसेस हटा देंगे। फिलहाल जो करंट चेंजेस हुई हैं आपको जो पता होगी, पर एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं जो सिलेबस चेंज हुआ है जूलॉजी में उसको। तो देखिए, अगर आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा ये जो नया अपडेटेड सिलेबस है जूलॉजी का। ओके, आई एम शोइंग यू दैट। तो इसमें हम ये इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी काफी कम टाइम बचा है। हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। हमें ये देखना है कि क्या नई चीज ऐड हुई है और क्या चीज डिलीट हुई है सिलेबस में से, क्या हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब हमें क्या होता है कि कई बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं मगर एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन नहीं करते ना, तो वो प्रॉपर एम तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, हो सकता है वो थोड़ा बहुत एम के पास पहुंच जाए, लेकिन प्रॉपर एम तक नहीं पहुंच पाते। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास सिलेबस का एक प्रॉपर हार्ड कॉपी होनी चाहिए, एक प्रिंट आउट होना चाहिए, जिससे क्या है कि आप जैसे जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, कोई चैप्टर कवर कर रहे हो, कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर है या नहीं है, कितना वेटेज का है, और ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसके कौन से पार्ट सिलेबस में है या नहीं। क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हुआ है और काफी पार्ट्स रिमूव हुए हैं। अब आप वो पढ़ लोगे, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा कि हम एक बार सिलेबस का रिव्यू कर ले, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड, एनिमल किंगडम वाला जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर्स है ये आपके क्लास 11th के, एज वी ऑल नो। ठीक है, ये आपके क्लास 11th के चैप्टर्स हैं। एनिमल किंगडम का जो चैप्टर है उसमें आपको एंटायर चैप्टर, मतलब आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। उसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ना कुछ ऐड ऑन किया उन्होंने। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की, तो उनमें उन्होंने बहुत कुछ ऐड किया है, जैसे कि एनिमल टिश्यूज। ठीक है, ये सारी चीजें पहले नहीं थी मगर अब इन्होंने ऐड ऑन किए हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। डिफरेंट सिस्टम्स जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स होंगे, जैसे डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव ऑफ कॉकरोच एंड फ्रॉग। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में आपको सिर्फ कॉकरोच और फ्रॉग के ये जो सिस्टम्स मैंने अभी डिस्क्राइब किए हैं, जो मैंने आपको बताए अभी, सिर्फ ये कॉकरोच और फ्रॉग के ही पढ़ने हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। ओके, ऑफ कॉकरोच एंड फ्रॉग। इसमें से साथ ही इन्होंने क्या किया है, एक चीज को रिमूव कर दिया है। एक चीज को रिमूव कर दिया है इन्होंने, अर्थवर्म को रिमूव कर दिया है। आपको अर्थवर्म के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि आपको अर्थवर्म नहीं पढ़ के कॉकरोच और फ्रॉग दोनों का पढ़ना होगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स में भी इन्होंने एंटायर चैप्टर है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी एंटायर चैप्टर है। मतलब आपको कुछ नहीं छोड़ना है। एक बात का ध्यान आपको खास यहाँ पर रखना है कि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी आपको एंटायर चैप्टर करना है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन एलिमिनेशन में भी पूरा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पूरा। ठीक है,
अब आप ये नहीं कर सकते कि आप ये सोच लो कि ठीक है ह्यूमन फिजियोलॉजी उन्होंने पूरा दिया है, क्योंकि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये भी एक पार्ट है ह्यूमन फिजियो का, और इन्होंने इसमें ऐड ऑन किया है और काफी चीजें डिलीट भी की है। तो इन्होंने ऐड क्या क्या किया है, इन्होंने न्यूरॉन एंड नर्व्स, nervous system in humans, central nervous systems, peripheral nervous system and visceral nervous system, CNS, PNS और आपका visceral nervous system इन्होंने इसमें ऐड किया है। इन्होंने इनके सब टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, इसका मतलब आपको ये जो सिस्टम्स है वो पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। हम लोग अभी तक थोड़ा बहुत सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पढ़ लेते थे कि हाँ ठीक है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करेगा इतना बहुत, मगर अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने और कुछ नहीं लिखा, इन्होंने इतना लिखा है कि नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल एंड विसरल। तो आपको इनके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको टॉप कॉलेजेस में चाहिए, अगर आपको अच्छी कट ऑफ से पास होना है तो आपको हर एक सिलेबस का पॉइंट जो है उसको पकड़ना होगा, आपको कुछ छोड़ नहीं सकते, ठीक है। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेशन जो भी है वो सारा इसी में आ जाएगा। अब इन्होंने क्या निकाला है, इन्होंने निकाला है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। अच्छा, सबसे मेन चीज इन्होंने, अगर आपको ये टिपिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो इजीली बात करें तो इन्होंने ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर का निकाल दिया है। ईयर का डायग्राम और आई का जो भी था कि आई की जो मैल फंक्शंस होते हैं, जो फिर डिजीज होते हैं ना, मायोपिया, ठीक है, हाइपर मायोपिया, मेट्रोपिया, जो भी है, तो उन्होंने वो सब क्या कर दिया, उन्होंने वो सब रिमूव कर दिया है। उन्होंने आई और ईयर और रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन, अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क ये काफी शॉर्ट में थे वैसे भी एनसीईआरटी में, तो इन्होंने एक तरीके से आप पे लोड दे दिया, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट टॉपिक्स को वैसे ही निग्लेक्ट कर दिया है और इन्होंने ज्यादा एड ऑन किया है। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब क्या है? इस बात का क्लियर मतलब ये है कि आपको जूलॉजी में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी टॉपिक जो है वो एड ऑन हुए, टॉपिक्स एड ऑन हुए, और रिमूव तो वो जो छोटे मोटे टॉपिक्स थे ना उन्होंने वो रिमूव किया है, और एड ऑन जो टॉपिक्स किए उन्होंने वो काफी टिपिकल चैप्टर्स टॉपिक्स जो है वो एड ऑन किया। तो आपको जूलॉजी में अगर आप सोचो कि ठीक है हो जाएगा, थियोरिटिकल है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको उसके लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की बात करें तो उसमें भी आपके एंटायर चैप्टर है। मूविंग नेक्स्ट, अब ये तो हो गया आपका 11th का पार्ट, ठीक है। 12th के पार्ट में देखें, एक मिनट मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ ना, 1 सेकेंड। ओके, तो ये आपका क्लास 12th का सिलेबस है, यहाँ लिख देती हूँ। इसमें क्या किया है इन्होंने, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं किया है, आपको ऐसे कैसा पढ़ना, आप देख सकते हैं ना ये कॉलम खाली है, तो ये कॉलम आपका रिमूव वाला कॉलम है और ये एकदम खाली है, डिलीटेड वाला कॉलम है और ये एकदम खाली है, मतलब इन्होंने कुछ रिमूव नहीं किया, आपको सब कुछ पढ़ना है। पर इन्होंने क्या किया है कि ठीक है अब इतना पढ़ ही रहे हो तो एक चीज और पढ़ लो, तो इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर में टिश्यू कल्चर को भी इंक्लूड कर दिया है, टिश्यू कल्चर को भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब आपको टिश्यू कल्चर भी पढ़ना पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में टिश्यू कल्चर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और रिमूव कुछ नहीं किया, मतलब आपको 12th में एक्स्ट्रा ही पढ़ना है, आपको एक टॉपिक एक्स्ट्रा मिल गई है पढ़ने के लिए। और 11th में भी आपको 2 चैप्टर्स थे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में उन्होंने एड ऑन किया है, ठीक है। डिलीटेड आपको सिर्फ अर्थवर्म डिलीट किया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, और उसमें रिफ्लेक्स आर्क और एक्शन और ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर डिलीट किया है। इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगी, मगर आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के इसका रख सकते हो। अब अगर हम बात करें वेटेज की, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं प्रिपरेशन की जब स्टार्टिंग करते हैं तो वो सीरीज बाय सीरीज चलते हैं, जैसे एनसीईआरटी में चैप्टर्स है ना उसी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको भीड़ के साथ नहीं होना, आपको वैसे ही नहीं पढ़ना जैसे सब पढ़ते हैं कि हाँ हाँ, फिर आपको होता है कि मेरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा, दूसरे का। हर एक इंसान की ना एक रीडिंग स्पीड होती है, एक अंडरस्टैंडिंग की स्पीड होती है, एक कैचिंग की स्पीड होती है। एक पर्टिकुलर इंसान किसी चीज को बहुत तेज पढ़ सकता है और दूसरे इंसान को वही उस एक चैप्टर में काफी परेशानी आ सकती है, तो आपको वो मेथड अप्लाई करना है जो आपके लिए परफेक्टली सूटेबल हो, ठीक है। तो जैसे कि आपको अगर पता हो कि भाई ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप सबसे ज्यादा टाइम उसको दोगे, आप फोकस उस पर ज्यादा करोगे, ठीक है। तो आप जब कोई चैप्टर से बिगिन करो तो आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं, या तो फिर आप इजी से हार्ड की तरफ जाओ,
ठीक है, इजी चैप्टर्स से हार्ड की तरफ जाओ अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करो कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं या जिनका वेटेज ज्यादा होता है, ठीक है, जिनमें जो मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं या जो स्कोरिंग वाले हैं जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उनको पहले कर सकते हो और उसके बाद आप जो लेस स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं ना वो कर सकते हो। क्योंकि अगर ये थोड़े बहुत भी आपके इतने नहीं आपकी मेमोरी में बैठ पाते, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट वाले कर लो तो चांसेस है कि आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं। तो अगर हम देखें जूलॉजी के चैप्टर्स की, ठीक है, जूलॉजी की बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसी में तो चेंज हुआ है ना, इसी में तो अर्थवर्म रिमूव हुआ है और नए पॉइंट्स उन्होंने ऐड ऑन किए। कॉकरोच और फ्रॉग के फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स आपको याद करने हैं, ठीक है। तो इसमें एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4, तो इसका वेटेज 8% के अराउंड है, ठीक है। 8% के अराउंड इसका वेटेज है और क्वेश्चंस नॉर्मली 4 इतने कुछ आएंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट 3, मतलब कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकोमोशन से। इंपॉर्टेंट तो सारे चैप्टर्स है, देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी चैप्टर को छोड़ सकते हो, ओके, फोकस करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी चैप्टर को छोड़ सकते हो, मैं ये कह रही हूँ कि आपको अब क्योंकि आपका टाइम कम बचा है तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको अच्छे से इस तरीके से पढ़ना है कि आपका कोई चैप्टर छूटे भी नहीं, आपका टाइम पर कंप्लीट भी हो जाए, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो एमसीक्यू सॉल्विंग हो, या आपका कुछ भी एक पर्टिकुलर टॉपिक कोई रह गया तो उसकी रीडिंग हो, आपका टाइम से वो कंप्लीट भी हो जाए और ऐसे भी नहीं हो कि आपका कोई चैप्टर छूट गया हो। तो आप वेटेज वाइज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे कौन से चैप्टर से कौन से चैप्टर तक जाना है, ठीक है, मुझे कौन से हाईली स्कोरिंग चैप्टर से लेके लेस स्कोरिंग चैप्टर तक जाना है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में से 2 क्वेश्चंस, ठीक है, इवोल्यूशन में से 3 और बायोमोलिक्यूल्स में से 5, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3। तो इसका मतलब हुआ कि बायोमोलिक्यूल्स आपका और आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये 2 आपके काफी स्कोरिंग है, मतलब आपके आपके बेसिक्स इन चैप्टर्स में क्लियर होने चाहिए। अगर आप वेटेज देखो तो 10% वेटेज दिखा रहे हैं, 10% वेटेज, ओके। बायोमोलिक्यूल्स का वेटेज कितना दिखा रहे हैं? 10%, ओके, ये रहा। तो आपको बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर और उसके बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कच्चा पक्का याद है तो ठीक है, क्योंकि आपको अब इससे आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर आपको कैसे तैयार करना है, ठीक है। जैसे जैसे आपके 4 मंथ्स है आपके पास, आप डिवाइड करके पढ़ सकते हो, उसकी भी मैं एक अलग से स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगी। आपको जूलॉजी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका हम एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कवर करेंगे हमारी विजय सीरीज में, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में से भी 2 क्वेश्चंस और वेटेज इसका 4% है। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड द एलिमिनेशन में भी 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस और वेटेज इसका 5%। अच्छा, 2 क्वेश्चंस वेटेज 5%, मतलब कि 2 से 3 भी हो सकता है, 2 से 1 भी हो सकता है, कुछ क्लियरेंस इतना नहीं है, लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी है कि इतने क्वेश्चंस आते हैं, अप्रॉक्स इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने परसेंट इसका वेटेज होता है चैप्टर का, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो 4। अच्छा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का हमने कह दिया ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो 4 और बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस की बात करें तो 6। तो अभी तक हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से मिले? एक तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसी चैप्टर में उन्होंने मॉडिफिकेशंस किए, याद रखना, ठीक है। और एक हमें मिला है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, और एक हमें मिला है बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ओके, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 3 नंबर 6%, ओके, 6% वेटेज। आप देखो बायोटेक का वेटेज जो है वो 12% है और बायोमोलिक्यूल्स का वेटेज है वो 10% है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो भी बायो वाले जो चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूल्स और बायोटेक, बायोटेक के भी 2 पार्ट्स है, ठीक है, लेकिन आपको दोनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो इसमें भी आपको दिख रहा है ना कि आपको 4% बता रहे हैं, बायोटेक एंड इस एप्लीकेशन में भी ये लोग 4% बता रहे हैं। तो मतलब कि बायो से स्टार्टिंग जो भी चैप्टर है ये आपको याद रखना, ये आपको याद रखने का एक तरीका हो जाएगा कि बायो से स्टार्टिंग जो भी चैप्टर है, ठीक है, तो वो आपके वेटेज उनके ज्यादा है, चाहे वो बायो मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, चाहे वो बायोटेक हो। बायोटेक के भी दोनों, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस। फिर आपका बचा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं दोबारा कह रही हूँ कि आपको बाकी चैप्टर्स छोड़ने हैं या बाकी चैप्टर्स लेस इंपॉर्टेंट है। बस वेटेज वाइज कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मैंने वो बताया है, और आपको उस हिसाब से आपकी एक स्ट्रेटेजिक टाइम टेबल या आपका एक पर्टिकुलर प्लानर आपको प्लान करना है, ठीक है। ओके, सो अगर मूविंग फॉरवर्ड, एनिमल किंगडम में आपके 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 13% का वेटेज रखता है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 1, इसका 1 भी कोई फिक्स नहीं है, 1 के 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। दोबारा कह रही हूँ कि सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन से चैप्टर की ज्यादा स्कोरिंग क्वालिटी, कौन सी चैप्टर्स में से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब 2 भी आ सकते हैं, 2 से 3 भी हो सकता है, ठीक है। इतना ही था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बायो से स्टार्टिंग जो भी चैप्टर्स हैं वो तो आपके इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। सो बायो से स्टार्टिंग आपके जो जो भी चैप्टर्स है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और आपका एनिमल किंगडम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके जो 5 चैप्टर्स है ये आपको अच्छे से क्लियर करना है, इनके बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, और बाकी के चैप्टर्स भी आपको क्लियर करने हैं। मैं दोबारा कह रही हूँ, आपको वो छोड़ने नहीं है। और रही बात एमसीक्यू की, तो अब 4 मंथ्स, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे या आप ये सोचोगे कि आप वन शॉट लेक्चर्स देख लो और आपका वो बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, तो सॉरी लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। ये जो वन शॉट लेक्चर्स होते हैं, या फिर ये ऐसे होता है कि ठीक है 4 मंथ्स स्ट्रेटेजिक प्लान, आपका 4 मंथ्स में आपने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ना आपको कम से कम कोई भी एग्जाम हो, ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, आपका कोई भी एग्जाम हो, आपको उसमें अपना 1 साल तो देना पड़ता है। आप 1 साल किसी चीज को दोगे ना, तो फिर आप उसमें बेटर हो जाओगे। तो आपको ये मत सोचो कि 4 महीने हैं तो मैं क्या करूं, आप अभी से तैयारी कर सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो भी आप पेपर देके देखो, और आप देखो कि आप उसमें कितना स्कोर कर रहे हो, क्योंकि वेस्ट नहीं होगा कुछ भी। आप जाओगे, आपको वो एनवायरनमेंट का और आपको वो प्रेशर का पता चलेगा कि वो 3 घंटे आपको वो पेपर सॉल्व करना होता है, तो कैसा लगता है, ठीक है। तो एक एक हैबिट डालो 3 घंटे पेपर सॉल्व करने की भी। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी मैं विजय सीरीज लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, जूलॉजी के लिए, ठीक है। तो उसमें हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करेंगे। वीक में हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वीक में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो नियरली नियरली आपके 15 चैप्टर्स है, तो इसलिए हमें 15 वीक्स लगेंगे, और 15 वीक्स लगेंगे, और आपके एग्जाम में नियरली 16 वीक्स है। तो बचे हुए जो 1 वीक होगा उसमें एक टेस्ट सीरीज निकाल देंगे हम अपनी खुद की, जो आपको टेलीग्राम पे या कहीं मैं अवेलेबल करा दूंगी, और आपको वो सॉल्व करने होंगे। 15 वीक्स में 1 वीक में एक चैप्टर करेंगे, मतलब 1 वीक में हम सिर्फ उस चैप्टर के पीवाईक्यू ही सॉल्व करेंगे। और सिर्फ सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि ठीक है सॉल्व कर लिया, हम एनालाइज करेंगे, ओके। तो बेनिफिशियल होगा, और जुड़े रहिए, क्योंकि ये चैनल नया है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, वरना ये विजय सीरीज आप मिस नहीं कर दो इसलिए, ठीक है। होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।